विस्तार के सुलझे तार, आभार भार के बीच विस्तार, मंत्री बनने वालों की लंबी कतार। क्या फॉर्मूला फिट करेंगे शिवराज? शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे। राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच नामों पर मंथन हुआ, लेकिन इस पर अंतिम मोहर दिल्ली में लगेगी। बंसल न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक संभावित चेहरों में मालवा निमाड़ से पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक चेतन कश्यप, उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला, डॉक्टर मोहन यादव, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप डंग, प्रेम सिंह पटेल संभावित चेहरे हो सकते हैं। बात करें बुंदेलखंड के बड़े चेहरों की तो वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, हरिशंकर खटी और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह संभावित चेहरे हैं। उधर ग्वालियर चंबल के बड़े नामों में यशोधरा राजे सिंधिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, एंदल सिंह कंसाना और अरविंद भदौरिया के नाम संभावित चेहरों में शामिल हैं। बिंद के संभावित चेहरों की बात करें तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विधायक गिरीश गौतम, केदार शुक्ला, बिसाऊलाल सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। महाकौशल से विधायक संजय पाठक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई संभावित चेहरे हो सकते हैं। मध्य क्षेत्र से पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और विधायक करण सिंह वर्मा संभावित चेहरे हो सकते हैं। जल्दी ही मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसकी आज आवश्यकता भी है, तो उस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय जल्दी ही होगा। सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जितना संभावित हो सकता है उतना करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से करता आया है और आगामी मंत्रिमंडल में भी जो अच्छे प्रयास हो सकते हैं उसके आधार पर मंत्रिमंडल का जल्दी ही विस्तार होगा। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले से हमलावर कांग्रेस तो मुद्दे की ताक में ही बैठी है। ये अलग बात है कि बीजेपी उसे कोई मौका देगी या नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हार जाते। इसी भयवश उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और आज भी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही ताश के पत्तों की तरह इनकी सत्ता बिखर जाएगी। उपचुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। पार्टी की कोशिश है कि जिस बैसाखी के सहारे सत्ता में वापसी हुई उन्हें नाराज नहीं किया जाए, यानी सिंधिया खेमा। दूसरा, जो कई साल से मंत्री पद की आस लिए बैठे वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी भी अवहेलना ना हो। उपचुनाव के समीकरण बैठाना भी सबसे जरूरी है। खुद सीएम शिवराज के पुराने साथी भी कतार में हैं। इन सब चुनौतियों का तोड़ निकालने शिवराज कौन सा फार्मूला आजमाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है लिस्ट तैयार, मुहर का इंतजार। लोकतंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिमंडल का विस्तार। और मध्य प्रदेश की विधानसभा जो 230 सदस्यों की है, और अभी तो समीकरण भिन्न है क्योंकि 22 लोग इस्तीफा दे चुके हैं और अब बीजेपी में हैं, और 2 व्यक्ति जो पूर्व विधायक हैं वो दिवंगत हैं। तो जो सूरत हाल है, जितने भी विधायक हैं, इन सब की मंशा है और जो विधायक बनने के लिए तैयार हैं, सबकी इच्छा रहती है कि वो पहले मंत्रिमंडल में स्थान पाएं और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद, आला कमान का आशीर्वाद और भाग्य का साथ, अगर प्रबल है सब कुछ, तो मुख्यमंत्री के पद तक ले जाए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में आए हैं तो पद पाना क्यों आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए। आखिर विधायक भी एक पद है, सांसद भी एक पद है और इसके आगे मंत्री पद है और मंत्री पद के आगे मुख्यमंत्री पद है। तो ये अपेक्षा रखना कि किसी त्याग मूर्ति सन्यासी या फ़कीर की तरह आप सिर्फ ये उम्मीद रखें कि मैं तो विधायक रहूँगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये कई मामलों में, कई मायनों में अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि ये विस्तार
न सिर्फ बीजेपी के भावी समीकरणों की दशा और दिशा तय करेगा, बल्कि कांग्रेस भी जो बिल्कुल घात लगाकर बैठी है कि आप मंत्रिमंडल विस्तार करिए तो कुछ कमज़ोर कड़ियां तो हमको मिलेंगी ही मिलेंगी, आप कितना संतुलन साध लीजिए, और उसके सहारे हम बाई इलेक्शंस के लिए अपनी तैयारी को, अपनी फील्डिंग को जमाएंगे। लेकिन शिवराज जी भी एक बहुत माहिर और सीजन कैंपेनर हैं और बहुत सोच विचार कर वो कदम उठाते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम चीज़ों के बाद भी, इस क्रिटिसिज्म के बाद भी कि क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है, उन्होंने इसको पर्याप्त समय और राज्यसभा चुनाव तक इसको आखिर टाल ही दिया। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में अब्बास हफीज़ साहब, युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता। बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका अब्बास साहब। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाले, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि राजनीति में आपका मकाम कुछ मुख्तलिफ और कुछ अलग किस्म का भी हो। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं जो निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है आज के दौर में। बहुत धन्यवाद शरद जी। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी। जिन हालात, जिन परिस्थितियों में ये कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, दिल धड़क रहे होंगे इस समय, क्योंकि वो घड़ियां आ गई जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। अभी एक आध हफ्ता भी लग सकता है हालांकि, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी दिल्ली का दौरा तय नहीं हुआ है, लेकिन अब वो घड़ी मुहाने पर खड़ी है। दिल धड़क रहे हैं, इंतज़ार हो रहा है, कार्यकर्ता परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं, प्रसन्न भी हैं, और मध्य प्रदेश के भावी राजनीतिक समीकरणों को भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो है काफ़ी हद तक एड्रेस करेगा। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल शरद जी, आपने कहा कि जो है ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, इसका जो है इसको हम सेमीफाइनल माने इस विस्तार को, जो है अभी ये जो फाइनल ना माने, जो भी राजनीतिक गुणा भाग है उसके लिहाज से एक जो व्यापक विस्तार जो होगा वो विधानसभा के उपचुनाव के बाद ही होगा। अभी केवल जो भी मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि ये जो विधानसभा उपचुनावों को ध्यान में रखकर गठन किया जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस इस ताक में है, जैसे बिल्ली अपने शिकार की ताक में रहती है कि झपट्टा मार के जो है शिकार कर लेंगे, ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि आप झपट्टा मार, वो भी फूक फूक कर कदम रख रही है। देखिए, अब मार्च से आज देखेंगे आप, जो 20 मार्च को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, 23 मार्च को शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, और आज हम जो है 24 जून तक एक कंप्लीट मंत्रिमंडल नहीं है। जो भी कारण रहे हों, आप उसे बड़ा रीजनेबल कारण मान सकते हैं कि इसके कारण नहीं बनाया गया, लेकिन पॉलिटिकल रीजन भी थे जिसके कारण ये मंत्रिमंडल बना नहीं। अब आपको बनाना मजबूरी है, क्योंकि मंत्रिमंडल ज्यादा दिनों तक आप टाल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत जिज्ञासा का विषय मध्य प्रदेश में है और सबसे प्रायोरिटी का विषय लोगों की यही है कि मंत्रिमंडल कब बनेगा। और ये मंत्रिमंडल का जो समीकरण है, चाहे वो आप रीजन वाइज देखें या कास्ट वाइज देखें, ये जितनी मशक्कत चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि शायद जो उसमें कोई बैलेंस बैठ जाओ, बैलेंस भी ऐसा कि जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जो है तो एक संतोष मिले, उनको भी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो, और जो पार्टी का जो पुराने नेता हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कथित रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सुरक्षित स्पेस इसमें हो। मुझे लगता है इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। बड़ा चुनौतीपूर्ण था ये जो है इस तरह की एक्सरसाइज करना। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आगे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या ये चुनौतियाँ बहुत ठीक तरीके से एड्रेस कर ली जाएंगी, क्योंकि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत चतुराई से भी हमने इसके पहले भी देखा है, खुद शिवराज जी को भी देखा है और भी सीजन कैंपेनर्स को देखा है कि कैबिनेट का विस्तार, या आप किसी को खुश तो करके नहीं चल सकते। ये तो पंकज जी बहुत बेहतर जानते हैं कि आसमान पर कभी ये लिखा नहीं जा सकता कि सब मुतमईन हुए, सब खुश हुए, सब प्रसन्न हुए। पंकज जी, यही बड़ी चुनौती है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते, और आपका तो भोपाल से बहुत गहरा वास्ता है, और मेरे साथ जो अब्बास हफीज़ साहब बैठे हैं वो भी भोपाली हैं, और ये खाकसार भी, इसका जन्म भी भोपाल में हुआ। तो हमारे यहाँ एक जुमला भी चलता है भोपाली में कि मियाँ जान भी दे दो, गर्दन भी कटवा लो, कहेंगे टेढ़ी कटिए। तो ये भी एक बड़ा मसला है। क्या क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि आपने जो बात करी वो बात
व्यवहारिक रूप से सामान्य स्थितियों में ऐसा ही होता है कि जहां कहीं ना कहीं असंतोष का भाव बना रहता है। पर मैंने जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था और अब जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस बात को बहुत गहराई से और गंभीरता से अनुभव किया कि यहाँ संस्कार, संस्कृति, आचरण बिल्कुल भिन्न है। यहाँ आदमी संतोष इस बात को लेकर करता है कि जो उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान, वो यदि सबसे आगे सर्वोपरि है और यदि वो विजेता यानी कमल चुनाव चिन्ह विजेता है तो फिर हम सब संतोष कर लेते हैं। तो पहली चीज तो कहीं किसी प्रकार के असंतोष जैसा विषय नहीं है, लेकिन मैं मीडिया को दोष नहीं देता। आपका काम ही इस प्रकार के विश्लेषण करने का है कि जहां गुण दोष के आधार पर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक लगता है उनकी चर्चा की जाए, तो उससे मुझे ऐतराज भी नहीं, वो आपका अधिकार है। और मैं यदि बात करूं तो मुझे बस एक चीज को लेकर थोड़ी सी पीड़ा है कि सिंधिया जी के लोग, सिंधिया जी के साथी, सिंधिया जी की टीम, सिंधिया जी का एडजस्टमेंट, सर सब अब भारतीय जनता पार्टी हैं। और जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आपको शरद जी स्मरण होगा, कांग्रेस पहले क्या कहती थी कि शिवराज जी मंत्रिमंडल नहीं बनाएंगे, अकेले ही काम करेंगे। फिर 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना तो बोले वो जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं बीजेपी में नए शामिल, उनको जगह नहीं मिलेगी। 2 लोग उसमें से मंत्री बन गए। फिर चर्चा चली कि अब यदि 22 को टिकट नहीं मिले तब क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत तौर पर यह भी घोषित कर दिया कि इन 22 लोगों को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलेगा। फिर नई चर्चा कि अब सिंधिया जी राज्यसभा में नहीं जाएंगे तब क्या होगा। सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। आशय शरद जी बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी न जाने कौन से गणित लगा रही है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि यदि अभी कांग्रेस की वर्तमान संख्या जो इस विधानसभा में उसको देखते हुए कांग्रेस को पुराने आंकड़े तक आने के लिए 114 तक आने के लिए 22 सीटें जीतना जरूरी है, 116 तक आने के लिए 24 सीटें जीतना जरूरी है, तो कांग्रेस है कहां शरद जी, कौन सी स्थिति में है। और जिस प्रकार की आंतरिक रस्साकशी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ लुटा दिया पर होश में नहीं आए, ये जुमला भी है शरद जी कि जिस प्रकार का अंतर्द्वंद, लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं भैया दुष्टों से सावधान रहना, इसका जवाब हफीज साहब और भैया देंगे। कहते हैं कि मेघांव से चौधरी जी को टिकट दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जी जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो नहीं शरद जी मेरा आशय सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार की मैं बस 30 सेकंड भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार का असंतोष का विषय नहीं है। सब चीजें सुस्पष्ट हैं। समय आने पर मंत्रिमंडल भी बनेगा और बाकी चीजें भी होंगी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो जो पंकज जी कह रहे हैं कि हमारा कहना ये था, तो व्यक्तिगत लोगों का कहना हो सकता है, पर सबको मालूम था कि सिंधिया जी राज्यसभा जाएंगे क्योंकि वो गए ही वहां इसलिए थे राज्यसभा के लिए। सबको मालूम था कि सिंधिया जी के साथ जो लोग गए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिसके बाद ये प्रमाणित हो जाएगा कि सौदेबाजी हुई और किस तरह की लालच और सत्ता के दौलता के चलते ये पूरा का पूरा कूप हुआ है। तो हमारा कहना कभी से नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि 10 मंत्री इन 22 में से बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, जिससे साफ स्पष्ट होगा कि इन्हीं की मदद लेकर, इन्हीं के जरिए जो ऑडियो लीक हुआ था वो सही था कि भाजपा ने सरकार को गिराया। अब दूसरी बात जो दिनेश जी ने बात कही थी, मुझे थोड़ी सी उससे असहमति है आप और आपके उस शेर को पूरा करूंगा मैं उस पर। दिनेश जी ने कहा था कि मंत्रिमंडल ये अभी जो है ये अभी एक औपचारिकता के तौर पर बढ़ाया जाएगा, इसके बाद इसका असली विस्तार होगा उपचुनाव के बाद। जो आपका शेर था हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसी को पूरा करूंगा कि निकलना खुल्द का आदम खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। और विस्तार नहीं होगा, भंग होगा मंत्रिमंडल इनका, क्योंकि सत्ता में वापसी उनकी होगी जो सत्ता में जनता के जनादेश से आए थे। अब यह कहना कि दो लोग अलग थे और ये था, वो सारी बातें एक अलग होती हैं। हमारा आंकड़ा जो था वो 121 था। अब इसके बाद जनहितैषी काम करने की है। सिंधिया जी जो सड़कों पर उतरने वाले थे, कहां हैं आज सड़कों के ऊपर, ये सब जानते हैं। और कितना सम्मान और कितने अपमान की बात हुई जब भाजपा के लोग खुद ही कहते हैं कि सिंधिया जी के लोगों को टिकट देंगे ताकि वही सरकार के अंदर छोड़ के आए हैं, तो अभी अपने लोगों को 2.5 साल 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकला अंतर्धुंध है वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है, जिससे जनता का नुकसान हुआ है। सिर्फ एक ही बात मुझे कहनी है, बहुत लंबी बात मुझे नहीं कहनी, वो पंकज जी कर चुके हैं यहाँ पर, कि देखिए शरद जी नुकसान किसका हुआ है। जनता आज बिना जिले के मंत्री
मंत्री के है और जिला प्रभारी मंत्री कोई नहीं है। इस कोरोना संकट काल में जहां 1 महीने बिना स्वास्थ्य मंत्री के जनता को रहना पड़ा, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जिस तरह से फैला है वो सब ने देखा है और उसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। हफीज साहब, एक शेर उन्होंने भी पढ़ा था कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और उनका तो ये भी कहना है कि होश में नहीं आए हैं आप लोग अभी भी, सब कुछ लुटा दिया है, सत्ता चली गई है, होश नहीं है। लेकिन देखिए, सब जानते हैं कि किसने क्या किया और किसके पास क्या नहीं था, और कमलनाथ जी ने जो इस मध्य प्रदेश के लिए किया, हम सब एक खड़े हैं। जो नहीं थे वो चले गए और अब जो हैं वो कभी नहीं जाने वाले। तो आगे वक्त बताएगा आने वाला कि किसको होश नहीं आया और कौन बेहोशी में है, सत्ता किसने कैसे बनाई है। जनता सबसे ज़्यादा होश में है, जनता निर्णय करेगी और जनता की अदालत के अंदर मामला है। चलिए, ये बड़ा दार्शनिक किस्म का उत्तर है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पूरी तरह से होशो हवास में है और पूरी ताकत के साथ विपक्ष की अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए बीजेपी को उपचुनाव में ही नहीं बल्कि जनहितैषी मुद्दों पर भी वो न सिर्फ कड़ी टक्कर देगी बल्कि जनता के हक और हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। दिनेश जी, सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये कितना भी संयोजन किया जाए, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, और इस छूटने पर ही कांग्रेस की निगाह है, जिसको हमने देखा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता अभय दुबे भी कह रहे थे कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन हमको लीड्स मिलेंगी और कांग्रेस हमलावर होगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि इतना समय लिया है बीजेपी ने, और शिवराज जी का जिस तरह का अनुभव है और पंकज जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि इतना बढ़िया संयोजन हुआ है कि कहीं कुछ छूटने के लिए या छूट जाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कुछ किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई ये इतना बढ़िया संयोजन होगा या सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो छूटेगा? देखिए शरद जी, मुझे लगता है उम्मीद पर जो है दुनिया टिकी हुई होती है और राजनीति तो हमेशा उम्मीद के सहारे ही की जाती है। और राजनीति का जो मुझे सबसे जो है थोड़ा सा स्याह चेहरा जिसमें जो होता है वो होता है असुरक्षा में। राजनीतिक को आप देखिए कि जब तक एक वो मुकाम हासिल नहीं कर लेते हैं या हर चुनाव में उनको जिस असुरक्षा के भाव से घिरे रहते हैं, वो उनको कई बार जो है गलत निर्णय की ओर भी ले जाता है कि कोई निर्णय ऐसा हो गया जिसके कारण आपका कैरियर खराब हो गया, या एक निर्णय ऐसा हो जाता है कि आप जंप कर जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि उसने चोट नहीं खाई। हमने ये देखा कि 2018 के चुनाव में वही संगठन था, वही लोग थे, इसके बावजूद उसको जो है अपनी बहुत सारी सीटें गंवाना पड़ी थी। जो 2013 का इलेक्शन के जब हम सीट्स देखते हैं और जब हम 2018 से कंपेयर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था और वो उसी का कमिटेड कार्यकर्ता था। ऐसा नहीं है कि कोई नया कार्यकर्ता उसमें ऐड हो गया था जिसने किया है। तो जो आप किस तरह से लोगों को लेते हैं और किस तरह उनकी जो बेसिकली ग्रीवेंसेज है, आप ग्रीवेंसेज को कितना अटेंड करते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें जो है कोई कुशाभाऊ ठाकरे जैसा कोई हम बड़ा व्यक्तित्व जिसमें हम देखते हो कि वो उनके एक इशारे पर सारी चीजें थम जाएंगी। आप अतीत में भी जाएंगे, 1998 का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो अपने अति विश्वास के कारण ही हारी थी, और कोई उसके कारण नहीं थे, वो तो जीत रही थी। तो जो कांग्रेस की उम्मीद अपनी जगह और भारतीय जनता पार्टी जो अभी इस वक्त हम ये देख रहे हैं ना कि वो उस तरह से मदारी की तरह एक रस्सी पर चल रही है, जो है कि किसी तरह से हमको ये एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचना है, क्योंकि उसके लिए ये जो सरकार को बचाना बड़ी चुनौती है। और कार्यकर्ता को भी कम से कम इन 15 महीने में ये समझ में आ गया होगा कि हमारी नाराजगी जिस तरह से हमको 15 महीने बाहर बिठा रखती है तो आगे आने वाले कई साल भी बाहर बिठा सकती है। तो उनको भी कुछ संतोष करना पड़ेगा और कुछ नेताओं को भी झुकना पड़ेगा, तब ये सामंजस्य बैठ पाएगा। अन्यथा जो है ये नाराजगी और राजी तो दोनों तरफ से चलती रहती है। बिल्कुल, आपने बखूबी बात आपने ज़रूर मोस्टली बीजेपी को लेकर कही है, लेकिन उसमें मैं कांग्रेस को भी शामिल मानता हूं, क्योंकि कमोबेश ये सूरत हाल और ये मंज़र दोनों तरफ है, और दोनों ही तरफ ये स्थिति है, क्योंकि 2018 का जनादेश स्पष्ट नहीं था और दोनों ही दलों के लिए कांग्रेस की संख्या अधिक थी और उसने समर्थन लेकर 121 की संख्या के आधार पर एक बहुमत की सरकार बनाने की बात भी कही और दावा भी किया और चलाई भी सरकार, और 121 का आंकड़ा उसके साथ रहा भी। लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बदली उससे हम पंकज जी, बड़ा सवाल ये भी है कि जब हालात बदलते हैं तो आप कितना भी कहिए कि सब कुछ वही है, सारी परिस्थितियां वही हैं, लेकिन
कुछ बदलता भी है। अब ग्वालियर चंबल अंचल में जहां बहुत बढ़िया प्रदर्शन था पिछली बार, और वो प्रदर्शन के नायक माने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो नायक उस समय सरदार थे वो कांग्रेस के। अब वो सरदार बदल गए हैं, सरदार वही हैं, वोट मांगने वाला अंदाज भी वही है और ताकत भी वही है, लेकिन पार्टी बदल गई है। और पिछली बार जो वोट हुआ वो कांग्रेस के लिए हुआ अधिक, अब इस बार लोग क्या तय करते हैं, और यहीं से प्रतिष्ठा जो है, जिसको हम लोग मीडिया में कहते हैं कि शिवराज जी की प्रतिष्ठा, कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा, सिंधिया जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो ये एक स्टैक पर लगती है प्रतिष्ठा। आप क्या प्लस देखते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी फिर उतरेंगे जब मैदान में, और उन 16 सीटों पर उनकी प्रतिष्ठा तो दांव पर होगी। जी देखिए शरद जी, सिंधिया जी केवल ग्वालियर चंबल के नहीं, न केवल मध्य प्रदेश के, अपितु देश भर में बहुत लोकप्रिय राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जी। और जब वो पुराने दल में थे उनके कांग्रेस में, उस समय भी सिंधिया जी की गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी पर धारा प्रवाह पकड़ है और उनका सदुपयोग किया जाता था उस समय राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम उनको खाली 16 सीटों तक मान के चले। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो भी कांग्रेस के लिए कहा वो INC MP के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फेसबुक पेज के ऊपर था। दूसरा, सिंधिया जी के सड़क पर उतरने की बात है तो सिंधिया जी ने 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, तब से कोरोना काल चल रहा है। 22 मार्च से ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है, तो कब कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, वो सब जानकारी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मैंने जिस फिगर का जिक्र किया शरद जी, कि आपने कहा कि 21 थे पर 22 चले गए, और वो मैंने इसीलिए याद दिलाया कांग्रेस को कि 114 का फिगर तक आने के लिए कांग्रेस को आज की संख्या से 22 ऐड करने पड़ेंगे, और यदि 116 मेजॉरिटी मार्च है तो 24 ऐड करने पड़ेंगे। तो आज शरद जी कांग्रेस इस स्थिति में है क्या? मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं कोई घमंडवश या अभिमानवश आज या भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इसलिए नहीं कह रहा कि कांग्रेस की इस चुनाव में सबसे बड़ी उपलब्धि शरद जी सिर्फ यह होगी कि वो ढंग के कैंडिडेट खड़ी कर ले। आप देखिए क्या स्थिति है मुंगावली में, सुमावली में किसको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया, बदनावर में किसको शामिल किया गया, मेहगांव में किस प्रकार की अंतर दोनों कांग्रेस पार्टी में है। तो जिस पार्टी के पास प्रत्याशी, अच्छा, और फिर हैरानी की बात यह है कि जो लोग आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए उनको तमाम प्रकार की अपशब्दों के साथ कांग्रेस के लोग बात करते हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी को क्यों आप छोड़ देते हैं? प्रेमचंद गुड्डू को आज आपने क्यों गले से लगाया? राकेश चौधरी जी आज कांग्रेस में क्यों है? तो तमाम सारी चीजें दोहरे मापदंड और अपने लाभ की जो मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है, वो वही कहा था कि शरद जी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत तो है, और हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना को हराने की थी। कांग्रेस को शरद जी कभी भी हरा देंगे। मुझे शरद जी बस एक बात यहाँ पर, क्योंकि सिंधिया जी का बहुत जिक्र आया और आपने ये भी कहा कि नायक सिंधिया जी नायक थे 2018 चुनाव, कई जगह कहा जाता है, एक और ऐसा बना दिया गया है। सिंधिया जी नायक नहीं थे, बल्कि कमलनाथ जी नायक थे, इसलिए हम 2018 में सत्ता तक पहुंचे। सिंधिया जी नायक थे कब के? 2013 में उनके हाथ में कमान थी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा तक एक तरह से प्रोजेक्टेड थे अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर, और तब सबसे खराब प्रदर्शन अगर कभी हुआ है इतिहास में कांग्रेस पार्टी का तो वो सिंधिया जी के चेहरे के ऊपर हुआ 2013 में। चंबल की सीटें भी आपने देखी। तो ये कहना गलत है कि सिंधिया जी नायक थे, बल्कि कमलनाथ जी का चेहरा था जिसने ऊर्जा भरी थी पूरे कार्यकर्ताओं में और देश प्रदेश के एक दिशा देखी थी कि सही में एक विजनरी लीडर आया है और ये मध्य प्रदेश को एक मुकाम देंगे। दूसरी बात, बस आखिरी बात मेरी इतनी है, मैंने बहुत धैर्य से सुना पंकज जी को, और यहां पर आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, पंकज जी का मैं दावे से कह सकता हूं कि सबसे काबिल प्रवक्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी। अगर इनको अगर देखे तो भाजपा के सबसे काबिल लोगों में से काबिल पंकज चतुर्वेदी जी हैं। अब तक भाजपा को, मतलब मैं कहता हूं, मुख्य प्रवक्ता बनाना चाहिए इनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बस भाजपा के लोग ही रहें, उनके लिए हमेशा वो दूर के दूर ही रहेंगे लोग, और इसके अंदर कहीं जगह नहीं। मैं दावे से कह रहा हूं आप मुख्य प्रवक्ता की क्यों बात करते हैं? हम तो कहते हैं कि 24 सीटों के लिए कोई अच्छी सीट दे के चुनाव भी लड़वा दिया जाए। योग्यता का सबसे अच्छा तो यह है कि विधानसभा में सीधे प्रवेश हो। हीरे हमारे पास से जो गए उनको भाजपा ने नहीं देखा, तो क्या फिर भाजपा से उम्मीद करेंगे? पंकज जी देखिए, आपकी लोकप्रियता तो अभी भी कायम है सर, आपके अपोजिशन में भी। देखिए, मतलब मैं बहुत इनको, इस नौजवान को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि बड़े खुले मन से इन्होंने अपनी बात कही है। जी पंकज जी। मैं जानता हूं अब्बास बहुत काबिल आदमी है और संस्कारी व्यक्ति हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशंसा के लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि हम कमलनाथ जी की बातचीत कर रहे थे तो अब्बास भी अच्छे से जानते हैं कि 2013 में कोई प्रोजेक्शन नहीं था। 2013 में भी अजय सिंह जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे।
जी। 2018 में सिंधिया जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। और नहीं, राजनीति में सब चीजें शरद जी प्रत्यक्ष होती हैं। जी। और मैं तो कह रहा हूं कि यदि कमलनाथ जी चेहरा मोहरा थे, कमलनाथ जी विजनरी थे 2018 में, तो विजन अभी कहां चला गया जब 22 लोग चले गए, पता ही नहीं चला। बोल रहे थे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, वही 2 से तो बात खूब हो गई, है, मंत्री पहले वही आ तो रहे खूब हैं, है। आखिरी टाइम तक आप देखिए कि 9 मार्च से लेकर 20 मार्च तक 9 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कमलनाथ जी को पता ही नहीं चला कि ये कैसा विजन है। षड्यंत्र अपनी जगह पे होता है शरद जी। और क्या कमलनाथ जी देखा राज्यसभा के चुनाव के अंदर भाजपा ने आरोप लगाया था 4 और गिरेंगे, बल्कि उल्टा इनकी तरफ से आके आ गए। तो षड्यंत्र अपनी जगह पे है, जनता ने षड्यंत्र नहीं रचा। षड्यंत्र जिस ग्रुप ने रचा वो सामने। जी जी जी, हाँ पंकज जी, बोलिए बोलिए, वो वक्त कम है। सर जी, मैं तो कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या जी। कमलनाथ जी जो जनता के बीच में नहीं जाते, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पीसीसी चीफ कार्यकर्ताओं से, विधायकों, मंत्रियों से नहीं मिलते, वो एक दिन में 15-15, 12-12 मीटिंग कर पाएंगे क्या? ऐसा संभव है क्या? चलिए आप और दिनेश जी बता दें निष्पक्ष। बहुत सेकंड्स में देखिए, जिन कमलनाथ हिंद जी मुरैना ने जा पाएंगे मीटिंग क्या? सारी चीजें कर कर सत्ता है से ना? पहले सत्ता में कांग्रेस को लाने का काम किया, सत्ता में आने के बाद मीटिंग्स और अपने सारी रणनीति बना के मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, किसानों के लिए और तमाम लोगों के लिए, वो स्टूडेंट्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए 15 महीने में जो काम करके दिखाया है वो एक युवा भी नहीं कर सकता था। और इसी पर मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास किया, आगे भी करेगी। हालांकि इन सवालों का एक जवाब शायद ये हो सकता है कि एक टीम काम करती है, और इस टीम में कैप्टन कमलनाथ हो, कैप्टन ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हो, कैप्टन शिवराज जी हों। आप सिर्फ कैप्टन के भरोसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पूरी टीम जो 11 प्लेयर्स होते हैं, प्लेइंग 11 जिसको आप कहते हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कोई मैदानी मोर्चे का हीरो होता है, कोई बंद कमरे की बैठकों का हीरो होता है, कोई रणनीति का हीरो होता है। ये ज़रूर है कि 2018 में कांग्रेस ने ये काम बखूबी किया था, और 3 बड़े नेता जो थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई थी। लेकिन उस त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण कोण अब कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस पर कितना फर्क पड़ा है इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा बाय इलेक्शन 24 का। अगर कांग्रेस इस कमी को भर पाती है तो सलाम है, और अगर चुनौतियां हैं तो उनको दूर करके अगले विधानसभा चुनाव में तो उतरना ही होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी को ये बताना पड़ेगा कि अगर हमारे पास शिवराज जी हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जैसे सियासतदान हैं जो दिल्ली में बैठकर बहुत सारी चीज़ों पर निगाह रखते हैं और मैनेज करते हैं, तो अब हमारे पास ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। तो इन सबको मिलाकर हमारी ताकत कितनी बड़ी है, उनका भी बाई इलेक्शन के नतीजे बताएंगे। तो इंतजार करिए धैर्यपूर्वक। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।